हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। आज हम एसएस क्रोटो के प्रॉब्लम 1.32 पर डिस्कस करेंगे। एक बार आप पहले क्वेश्चन सुने। Why is it more difficult to turn the steering wheel of a stationary motor car than of a moving car? तो क्या है प्रॉब्लम? देखिए कि एक स्टेशनरी कार के स्टीयरिंग को मूव कराना, टर्न कराना डिफिकल्ट होता है इन कंपैरिजन टू एक मूविंग कार। मूविंग कार में स्टीयरिंग व्हील को टर्न कराना इजी होता है और स्टेशनरी कार में स्टीयरिंग व्हील को टर्न कराना डिफिकल्ट होता है। तो ऐसा क्यों है, एक बार समझें। मान लीजिए मैं एक टायर के उस पोर्शन का पिक्चर क्रिएट कर रहा हूं जो ग्राउंड के कांटेक्ट में है। यहां पर हम ये मान के चल रहे हैं कि कार के वेट से टायर का कुछ पोर्शन, चाहे वो जितना भी एरिया हो, ग्राउंड के सरफेस में फ्लैटन हो चुका है। जब आप इस टायर को टर्न कराएंगे किसी एक डायरेक्शन में, यहां पर मैं ये मान ले रहा हूं कि आप इस टायर को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न कराने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसा करने पर इस टायर के इस हिस्से पर जो कि इस डायरेक्शन में मूव करने वाला है, इस सेंट्रल लाइन के अराउंड जो इस डायरेक्शन में मूव करने वाला है, इस हिस्से के हर पॉइंट पर एक फ्रिक्शन डेवलप होगा जो कि आपके द्वारा इस टायर को दिए गए मोशन का अपोजिशन करेगा। एक एग्रीगेट अप्रॉक्स फ्रिक्शन में इस एरो से शो कर रहा हूं कुछ इस तरह से। और ऐसे ही अगर ये वाला पोर्शन इस डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करेगा तो फ्रिक्शन इसके अपोजिट इस डायरेक्शन में परफॉर्म करेगा। ये ध्यान दें कि ये स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम लिमिट तक लगने वाला फ्रिक्शन होगा, क्योंकि आप एक बॉडी के रेस्ट कंडीशन को ब्रेक करके उसे मोशन में ला रहे हैं। ये सभी फ्रिक्शन फोर्स मिलके इस सेंट्रल एक्सिस जो कि टायर के सेंटर से पास होता हुआ मान रहा हूं मैं, जिसके अराउंड आप घुमा रहे हैं, इस टायर को टर्न करने वाले हैं, तो उस सिमेट्रिक एक्सिस के अराउंड ये फ्रिक्शन एक टॉर्क डेवलप करेगा और इसे चलाने के लिए आपको उस टॉर्क को ओवरकम करना पड़ेगा। फ्रिक्शन के द्वारा डेवलप किए गए टॉर्क को ओवरकम करने के लिए आपको स्टीयरिंग व्हील पर एक टॉर्क डेवलप करना होगा। ये तो केस है एक स्टैटिक कार का, जिसमें आपको फ्रिक्शन के द्वारा लगाए गए फोर्सेस से बनने वाले टॉर्क के अपोजिशन में एक टॉर्क डेवलप करना पड़ेगा। स्टीयरिंग व्हील को घुमाने में आपको डिफिकल्ट होगा। सेकंड केस में अगर हम बात करें एक ऐसे टायर की जो मोशन में है, उस मोशन करते हुए टायर के मैकेनिक्स पर अगर उसकी डायनेमिक्स को समझने की कोशिश करें तो मैकेनिज्म यह है उसका कि जब वो प्योर रोलिंग करता हुआ रोड पे आगे को बढ़ेगा तो उसमें फ्रिक्शन का डायरेक्शन अलोंग द मोशन होगा। और यहां पर ध्यान दें कि रोलिंग के लिए किसी बॉडी को लिमिटिंग वैल्यू तक फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। यह डिपेंड करता है कि आप उस व्हील को कितने एक्सेलरेशन से मूव करा रहे हैं। हम ये जानते हैं जनरली कि किसी बॉडी को रोल करने के लिए लिमिटिंग वैल्यू तक फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वो कम फ्रिक्शन की वैल्यू से भी चलाया जा सकता है। तो जब आप एक मूविंग कार में स्टीयरिंग व्हील को टर्न करते हैं, टायर को घुमाने की कोशिश करते हैं, तो आप ध्यान दें कि फ्रिक्शन पहले ही अपनी अपर लिमिट तक एक्ट कर रहा है। अब फ्रिक्शन अपनी अपर लिमिट तक एक्ट कर रहा है, यही फ्रिक्शन है जो उस टायर को मूव करने में हेल्प कर रहा है। जब आप स्टीयरिंग व्हील को घुमाने की कोशिश करेंगे तो स्टीयरिंग व्हील को घुमाने के लिए जो ग्राउंड का नेट स्टैटिक फ्रिक्शन है, जो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है, उसका एक कंपोनेंट चूंकि इस व्हीकल को मूव कराने के लिए परफॉर्म कर रहा है, एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन के कंपोनेंट के रूप में एक्ट करेगा। यहां पर ध्यान दें कि अगर आप टायर को इस तरह टर्न कराने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल पिछले केस की तरह, तो अब फ्रिक्शन का डायरेक्शन कुछ इस तरह से टिल्ट होगा, क्योंकि फ्रिक्शन के एक कंपोनेंट से टायर को मोशन करना है और उसके दूसरे कंपोनेंट से इसको अपोजिशन करना है टायर के टर्न होने का। तो डेफिनेटली आप समझ सकते हैं कि इस केस में इस डायरेक्शन में बनने वाला फ्रिक्शन का कंपोनेंट स्टैटिक केस में लगने वाले फ्रिक्शन के कंपैरेटिवली कम ही होगा, क्योंकि फ्रिक्शन के एक कंपोनेंट से ये व्हीकल मोशन भी कर रहा है, जो कि मोशन के अलोंग परफॉर्म कर रहा है। और मोशन के अलोंग परफॉर्म करने वाले फ्रिक्शन का अगर हम एग्रीगेट देखें तो इस एक्सिस के अबाउट वो फ्रिक्शन का कंपोनेंट कोई टॉर्क डेवलप नहीं करेगा नेट। टॉर्क डेवलप करने के लिए जो
ऑब्लिक डायरेक्शन में लगने वाला फ्रिक्शन है उसका केवल परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही टॉर्क डेवलप करेगा, और आपके व्हीकल में आपके स्टीयरिंग व्हील को घुमाने पर व्हील के रोटेशन का अपोजिशन करेगा। सो इस कंपोनेंट के इस कंपोनेंट से कम होने के कारण आप कम फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, यानी इस केस में आपको कम डिफिकल्ट होगा टायर को टर्न करना। इस केस में आपको टायर टर्न कराने में कम डिफिकल्टी होगी, क्योंकि अब जिस टॉर्क को ओवरकम करने के लिए आप स्टीयरिंग व्हील पर टॉर्क लगा रहे हैं वो पहले के केस के कंपैरेटिवली कम है। एक बात यहां पर और ध्यान दें कि आपका व्हील जितने ज्यादा एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है उसके अकॉर्डिंगली आपको फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट उतनी ज्यादा होगी। सो जितना तेज आपका व्हीकल चलेगा इस कंपोनेंट की वैल्यू उतनी ही रिड्यूस होती जाएगी, और इस कंपोनेंट की वैल्यू के रिड्यूस होने से आपके द्वारा लगाया गया जो फोर्स है, जो डिफिकल्टी आपको महसूस होगी वो पहले से और कम होगी। सो आपको कितना डिफिकल्ट होगा एक स्टीयरिंग व्हील को घुमाना मूविंग केस में, ये इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि आप जो जिस एक्सेलरेशन से चला रहे हैं अपने व्हील को वो कितना है। सो इस केस में लगने वाला टॉर्क हम देख पा रहे हैं कभी भी इस केस में लगने वाले टॉर्क से ज्यादा नहीं होगा, ये टॉर्क की वैल्यू कम होगी इसके कंपैरेटिव स्टैटिक केस के कंपैरेटिव। स्टैटिक केस में लगने वाला जो फ्रिक्शन है वो अपनी अपर वैल्यू पर है, क्योंकि आप एक रेस्ट में बैठी हुई बॉडी को मोशन के लिए स्टार्ट कर रहे हैं, सो लगने वाला फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। जबकि इस केस में जब आपने व्हील को स्टार्ट किया घुमाना तो फ्रिक्शन ऑलरेडी परफॉर्म कर रहा था। आपने जब व्हील को टर्न करने की कोशिश की तो फ्रिक्शन ने अपने एक कंपोनेंट से इसका अपोजिशन करने की कोशिश की। तो हम जानते हैं कि अगर इस केस में लगने वाला फ्रिक्शन अपनी अपर वैल्यू तक पहुंच चुका है और इस केस में लगने वाले फ्रिक्शन का केवल एक कंपोनेंट ही परफॉर्म कर रहा है परपेंडिकुलरली, तो यह कंपोनेंट मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा नहीं हो सकता। सो इस केस में एक मूविंग कार के स्टीयरिंग को घुमाना हमेशा कंफर्टेबल होगा इन कंपैरिजन टू अ सेकंड कार विच इज एट रेस्ट। थैंक यू।